गुड इवनिंग एवरीवन। आज की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। कल हमने बात किया था कि साइकोलॉजी और स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के बारे में बात किया था। उसके हम मीनिंग को देखे थे, डेफिनेशन को देखे थे। उसके बारे में जो हिस्टोरिकल फैक्ट थे उसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। लास्ट में हमने इस स्लाइड पे डिस्कशन किया था। इसके पहले एक डेफिनेशन का था। देन इस पे हमने चर्चा की थी। तो मनोविज्ञान की तीन प्रमुख कार्य क्षेत्र थे। पहला टीचिंग, दूसरा रिसर्च, तीसरा एप्लीकेशन। तीनों के बारे में हमने इधर डिफाइन किया था। ठीक है। तीनों के बारे में हम लोगों ने डिफाइन किया था इसमें कि क्या क्या चीजें होती हैं। पहली श्रेणी में क्या होती है, दूसरी श्रेणी में क्या होती है और तीसरी में। पहली श्रेणी में शिक्षण कार्य में व्यस्त रहते हैं या शिक्षण कार्य को किया जाता है। दूसरी श्रेणी में हम मनोविज्ञान समस्याओं पर शोध करते हैं, जो भी मतलब कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं उस पे हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं उस चीज को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तीसरी श्रेणी जो है, थर्ड है, उसमें मनोविज्ञान अध्ययन से प्राप्त तथ्यों के आधार पर कौशल एवं तकनीकी का उपयोग वास्तविक परिस्थितियों में स्थिति, मतलब कि जो भी हम रिसर्च हम करते हैं उसमें जो भी चेंजेस आते हैं, मतलब कि जो भी रिजल्ट आते हैं उसके बेस पे हम क्या करते हैं, उस तकनीकी को या स्किल को हम क्या करते हैं, उसमें यूज करने की कोशिश करते हैं, या वास्तविक हम परिस्थितियों में करते हैं। वास्तविक परिस्थिति, ये स्थिति नहीं रहेगा यहाँ पर, टाइप हो गया, कल बताया था मैं। तो यहाँ तक हमने कल पढ़ाई की थी। इसके बाद हम आगे चलते हैं कि नेचर ऑफ साइकोलॉजी, की साइकोलॉजी का जो नेचर है वो कैसा होता है। तो मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है, उसका अध्ययन किन बातों पर आधारित है और वह किन क्षेत्रों से संबंधित है। ठीक है। तो मतलब कि किस किस एरिया में या इससे क्या क्या चीजें हो सकती हैं, वो है। ठीक है। तो जैसे हम बात करते हैं कि फिजिकल एजुकेशन का जो स्कोप क्या है, तो उसमें सारी चीजें आती हैं कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी आ जाती है, स्पोर्ट्स मेडिसिन आ जाता है, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी आता है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी आ जाता है। ठीक है। जितने मतलब अपने फिजिकल एजुकेशन में जो सब्जेक्ट है वो सिलेबस में जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड फिजिकल एजुकेशन में स्कोप उसका रहेगा। ठीक है। तो बात करते हैं कि कहाँ कहाँ इसका स्कोप है। तो साइकोलॉजी इज ए साइंस, मनोविज्ञान एक विज्ञान है। कि क्वेश्चंस आते हैं कि साइकोलॉजी इज ए साइंस, आर्ट, सोशल साइंस। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है कि साइकोलॉजी इज ए साइंस, मनोविज्ञान एक विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवस्थित रूप से व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है? व्यवहार, बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस की। हम बात कब से हम कर रहे हैं? जब से हम साइकोलॉजी को स्टार्ट किए हैं क्लास की, तब से। ठीक है। सबसे पहले क्या था, शोल की हम बात किए थे। उसके बाद हमने माइंड की बात की थी। ठीक है। फिर कॉन्शियसनेस की हमने बात की थी। देन हम आए थे बिहेवियर पे, हमने स्टॉप किया था। तो बिहेवियर और मानसिक, मतलब कि माइंड और बिहेवियर कैसे रिएक्ट करेगा, जैसा हमारा जैसे हमारी माइंड की थिंकिंग होगी वैसा हमारा बिहेवियर भी रहेगा, मतलब वैसा एक्शन रहेगा। का अध्ययन करता है या निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन करता है, किसी चीज को ऊपर से देखना। फिर प्रयोग, एक्सपेरिमेंट भी करता है, और मेजरमेंट भी, जैसे वैज्ञानिक तरीकों पर आधारित होता है। ठीक है। ये तीन चीजों पर आधारित होता है, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट और मेजरमेंट। दूसरा, साइकोलॉजी इज ए सोशल साइंस, मनोविज्ञान सामाजिक विज्ञान है। यह व्यक्ति के व्यवहार को समाज, ठीक है, सोशल आ जाएगा तो किससे हो जाएगा, समाज से की बात करेंगे, लेकिन व्यवहार इसमें जुड़ा रहेगा। तो यह व्यक्ति के व्यवहार को समाज, संस्कृति और परिवेश के संदर्भ में समझने की कोशिश करता है, जैसे समूह व्यवहार, व्यक्तित्व विकास, संचार, नेतृत्व आदि। क्या क्या चीजें आ जाएंगी अगर हम सामाजिक विज्ञान की बात करेंगे साइकोलॉजी से रिलेट करके? तो ग्रुप का जो बिहेवियर है वो कैसा है, ठीक है, व्यक्तिगत व्यक्तित्व विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, संचार, कम्युनिकेशन कैसा है लोगों के साथ, नेतृत्व, आपकी लीडिंग कैपेसिटी, लीड कैसे करते हो आप सभी लोगों को, ये सारी चीजों के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है। साइकोलॉजी इज ए पॉजिटिव साइंस, मनोविज्ञान एक प्रत्यक्ष विज्ञान है। यह केवल कल्पनाओं और दार्शनिक विचारों पर नहीं बल्कि देखे जा सकने वाले तथ्यों पर आधारित है। मतलब कि साइकोलॉजी जो है वो पॉजिटिव साइंस है। पॉजिटिव साइंस मतलब कि ट्रूथ फैक्ट है। ठीक है। जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं कि हाँ ये वाकई में ये सत्य है या नहीं है, उन सब सारी चीजों को हम क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। देन नेक्स्ट इसी में है, साइकोलॉजी इज ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमेटिक। साइकोलॉजी का जो हम करते हैं उसमें कोई ना कोई उसका उद्देश्य रहता है और सिस्टमेटिक रहता है। मतलब कि आप निष्पक्ष भी बोल सकते हो, जिसको हम बोलते हैं अनबायसनेस। ठीक है। बायसनेस होता है एक, अनबायसनेस, तो इसका कोई भी बायसनेस
नहीं होता है, और ये सिस्टमेटिक तरीके से क्या होता है, ये किया जाता है। देखो लिखा है ना, व्यक्ति या व्यक्ति की राय या भावनाओं पर नहीं बल्कि साक्ष्य मतलब कि एविडेंस पर क्या है, ये है लेके, और किसी व्यक्ति विशेष से ये कोई चीजें को नहीं करता है। मतलब कि रिलेशन जैसे बोलते हैं ना, बायसनेस अनबायसनेस, तो वो सारी चीजें नहीं है, मतलब एकदम साक्ष्य दिखता है कि क्या चीजें हो रही हैं। उसके बाद अध्ययन की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है जो स्टडी का, वो क्या होता है, सिस्टमैटिक होना चाहिए या होती है। साइकोलॉजी इज अ प्योर एंड अप्लाइड साइंस, प्योर एंड अप्लाइड साइंस की यहाँ बात कर रहा है, तो प्योर साइकोलॉजी में क्या आ जाएगा, मूल सिद्धांतों और व्यवहारों के कारणों का अध्ययन करती है, जैसे लर्निंग, मेमोरी, परसेप्शन। देन अप्लाइड साइकोलॉजी में क्या आ जाता है, इन सिद्धांतों को व्यवहार में लागू करके, जैसे एजुकेशन, क्लिनिकल और स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की हम बात करेंगे। मतलब कि एजुकेशनल साइकोलॉजी होता है, क्लिनिकल साइकोलॉजी होता है और स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। अभी आप देखोगे तो चाइल्ड साइकोलॉजी भी आ गया है, अगर ऐड करना है तो कर सकते हो। तो इन सब सारी चीजों को क्या करता है, यह लागू करता है। साइकोलॉजी इज बोथ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल। ये हम जानते हैं कि जो साइकोलॉजी है वो बेस्ड किस पे है, प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों पे, किसी एक चीजों पे नहीं है, दोनों चीजों को ये साथ लेकर चलता है, जितना प्रैक्टिस उतना परसेप्शन। तो जैसे कोई भी हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, परामर्श दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं या प्रशिक्षण दे रहे हैं, तो ये सारी चीजें क्या है, थ्योरी के साथ साथ हमको प्रैक्टिकल भी करना जरूरी है। देन मनोविज्ञान का स्वरूप की बात करें तो एक लाइन में इसका जो हम कंक्लूजन बोल सकते हो आपकी, साइकोलॉजी इज ए पॉजिटिव, ऑब्जेक्टिव, सिस्टमैटिक, सोशल एंड अप्लाइड साइंस विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। ये किसी की भी अगर बात करेगा, ये सारी चीजें हमारी मेंटल प्रोसेस और बिहेवियर की बात करेगा मनोविज्ञान, ठीक है। वो चाहे ग्रुप में हो, ना लिखा है ना, चाहे तो वो साक्ष्य हो, ट्रुथ फैक्ट हो, या ऑब्जेक्टिव हो, निष्पक्ष हो, या कोई उद्देश्य के लिए हो, सिस्टमैटिक होना चाहिए, और सोशल एंड अप्लाइड साइंस। इसी में कुछ फैक्ट्स और है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थोड़ा सा मिलता जुलता है, साइंटिफिक नेचर का होना चाहिए, अप्लाइड नेचर का होना चाहिए। हमने बात किया है साइंटिफिक, देखो उसमें लिखा हुआ है, फिर अप्लाइड भी लिखा हुआ, अप्लाइड नेचर का। देन बिहेवियरल साइंस है, उसके बाद सोशल नेचर है, डायनेमिक एंड प्रोग्रेसिव है, देन इंडिविजुअल डिफरेंस है। मतलब कि नेचर ऑफ इसको स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में हम बात करेंगे, वो किसका था, नेचर ऑफ साइकोलॉजी। ये किसका है, नेचर ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, नेचर ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। तो साइंटिफिक नेचर का होना चाहिए। तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी पूरी तरह वैज्ञानिक सिद्धांतों, प्रयोगों और अवलोकन पर आधारित है। यह खेलों में मानसिक प्रक्रिया जैसे प्रेरणा, एकाग्रता, चिंता, आत्मविश्वास आदि का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। तो देखो साइंटिफिक नेचर में क्या क्या चीजें आ गई इसमें। तो साइंटिफिक नेचर में मेंटल प्रोसेस आ रहा है, मेंटल प्रोसेस से हमको, हम बिहेवियर से हम डिनोट कर सकते हैं कि मेंटल प्रोसेस के अकॉर्डिंग हमारा जो एक्शन होता है, जो बिहेवियर होता है, वो हमको आउटपुट में बाहर दिखता है। तो जैसे कि प्रेरणा, मोटिवेशन हम कैसा दे रहे हैं, तो मोटिवेशन के हम आगे आगे पढ़ेंगे कि मोटिवेशन दो टाइप के होते हैं, एक आंतरिक होता है, एक बाह्य होता है। तो उन सब सारी चीजों को आगे बढ़ेंगे, ये केवल हमने नेचर को भी पढ़ना है। तो मोटिवेशन जो है कैसा मिल रहा है, आंतरिक मिल रहा है या बाह्य मिल रहा है। देन एकाग्रता, फोकस जिसको हम बोलते हैं, या कंसंट्रेशन भी बोल सकते हैं, कि एकाग्रता कैसा है किसी चीज पे, फोकस कैसा है आपका किसी भी लक्ष्य पे जो आपको अचीव करना है। देन चिंता, एंजाइटी की भी हम बात करेंगे आगे, कि एंजाइटी भी होता है, ट्रेट एंजाइटी और स्टेट एंजाइटी होता है। तो अभी केवल हम इसको शॉर्ट में देखेंगे, आगे हम इसको डिटेल से हम पढ़ेंगे, ठीक है। आत्मविश्वास भी आता है, कॉन्फिडेंस, मतलब कि साइकोलॉजी की या स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की बात करेंगे हम, तो ये बहुत ही ब्रॉड एरिया है, ठीक है। एक एक पॉइंट पे एक एक लेक्चर मतलब कि हो सकता है, ये मोटिवेशन पे, देन एंजाइटी पे, कंसंट्रेशन पे, कॉन्फिडेंस पे, ये सारी चीजें बहुत ही ब्रॉड एरिया है। तो हमको जितनी आवश्यकता है उतनी चीजों को हम देखेंगे, क्या क्या चीजें एग्जाम में पूछ सकती हैं, उन सब सारी चीजों को हमको देखना है, ठीक है। देन आदि वैज्ञानिक अध्ययन करता है, मतलब कि इन सब सारी चीजों को क्या करता है, अध्ययन करता है साइंटिफिक नेचर से। देन अप्लाइड नेचर क्या है, प्रयोगात्मक रूप स्वरूप, यह केवल सैद्धांतिक नहीं है बल्कि व्यवहार में लागू होने वाला विज्ञान भी है। मतलब कि सैद्धांतिक कोई प्रिंसिपल नहीं बना है कि केवल प्रिंसिपल बन के उसको करना है, नहीं, उसको व्यवहार में अप्लाई भी करना है, अपने बिहेवियर में क्या करना है, अप्लाई करना है। जो चीजें आप पढ़ रहे हैं, जो अध्ययन कर रहे हैं, जो निष्कर्ष निकल रहा है चीजों से, साइकोलॉजी से, उसको अपने बिहेवियर में अप्लाई भी करना है। अगर आप अप्लाई नहीं कर रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं है, इसीलिए बोला गया कि यह केवल सैद्धांतिक नहीं है, ठीक है।
कोच और खिलाड़ी इसके सिद्धांतों का उपयोग अपने प्रदर्शन को सुधारने में करते हैं। ठीक है, जितने भी इसके सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल हैं, उसको अपने बिहेवियर में अप्लाई करते हुए अपने क्या करना है, प्रदर्शन को सुधारना है। मतलब कि जो भी आपका परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस कहाँ से खराब हो रहा है, उसको क्या करना है, हमको समझना है। तो उदाहरण में बोला गया है कि कंपटीशन से पहले रिलैक्सेशन टेक्निक या विजुअलाइजेशन का प्रयोग। ठीक है, विजुअलाइजेशन का प्रयोग। ठीक है, तो बिहेवियरल साइंस जो है, खेल मनोविज्ञान सॉरी, अप्लाइड नेचर की बात की तो कंपटीशन से पहले रिलैक्सेशन टेक्निक, है ना। तो कंपटीशन से पहले जो है, प्लेयर्स को क्या होते हैं, चिंता होते हैं, फ्रस्ट्रेशन होता है, सारी चीजें मतलब होती हैं। तो उसको रिलैक्स करने के लिए या उसको नॉर्मल करने के लिए रिलैक्सेशन टेक्निक है, बहुत सारे हैं, आपको वो आगे बताऊंगा। ठीक है, तो रिलैक्सेशन टेक्निक जो है यूज किया जाता है उसको कंपटीशन में भाग लेने के लिए, उसको नॉर्मल लाने के लिए, मतलब उसके फिजियोलॉजिकल और जो साइकोलॉजिकल चीजें हैं उसको नॉर्मल लाने के लिए हम क्या करते हैं, रिलैक्सेशन ट्रेनिंग हम करवाते हैं प्री कंपटीशन, या विजुअलाइजेशन करवाते हैं। मतलब कि चीजों को हम दिखाते हैं, उनको रियलाइज कराते हैं कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं और क्या क्या चीजें तुम कर सकते हो। मतलब कि आपको कंपटीशन में उतरना है तो आपको उससे पहले क्या करना है, मेंटल ट्रेनिंग लेना है। तो मेंटल ट्रेनिंग में ये सारी चीजें आती है, रिलैक्सेशन टेक्निक, विजुअलाइजेशन हम करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको आपको आगे हम बताएंगे। देन बिहेवियरल साइंस में क्या है, व्यवहारिक विज्ञान। खेल मनोविज्ञान खिलाड़ी के व्यवहार, सोच और भावनाओं को समझता है। यह जानने की कोशिश करता है कि खिलाड़ी दबाव, असफलता या सफलता में कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। कल हमने बात किया था ना कि अगर आप मैच को जीतते हो तो आपका रिएक्शन कैसा होना चाहिए लोगों के प्रति, जो कि जैसे हम अभी सोशल ग्रुप की बात की कि हमारा समूह में कैसा बिहेवियर होना चाहिए। ठीक है, सोशल बिहेवियर जिसको बोलते हैं सामाजिक बिहेवियर कैसा होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि जीतने और हारने के बाद हमारा रिएक्शन गलत हो जिससे किसी को नुकसान हो जाए। तो ये सारी चीजों को क्या करता है, अध्ययन करता है। ठीक है, ये जानने की कोशिश करता है कि खिलाड़ी दबाव और प्रतिक्रिया कैसे देता है। तो उसको हम क्या करेंगे, जो भी फॉल्ट आएगा, जो भी उसमें कमी रहेगी, उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे थ्रू द ट्रेनिंग। ठीक है, उसके बाद सोशल नेचर क्या है, सामाजिक स्वरूप। खेल केवल व्यक्तिगत क्रिया नहीं है। मतलब कि ये आप इंडिविजुअल के लिए नहीं करते, कोई भी अगर खिलाड़ी अगर खेल रहा है तो वो क्या करता है, वो समाज के लिए होता है। जैसे कि कोई भी इंटरनेशनल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि नीरज चोपड़ा कर रहे हैं, तो उनका व्यक्तिगत तो है, लेकिन व्यक्तिगत के साथ साथ कहीं कहीं वो नेशन को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनका नाम हो रहा है, अपने नेशन को भी क्या कर रहे हैं, ऊंचा कर रहे हैं। तो व्यक्तिगत क्रियाएं तो बोल सकते हैं, लेकिन आप अगर पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपको नेशन, अपने स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये सारी चीजों को क्या करना है, लेना है। मतलब कि अपने समाज में चीजों को लेके चलता है। यह टीम, दर्शक, कोच और समाज से जुड़ा होता है। ठीक है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी मतलब देखिए यहाँ बोला गया ना, टीम से भी जुड़ा है, दर्शक से भी है, कोच है और समाज, जिसको हमने बात की अभी। तो अगर कोई भी टीम गेम है तो आपको अपने टीम के साथ चलना है। अगर आप अपना परफॉर्मेंस दे रहे हो, अगर परफॉर्मेंस अच्छा है या बुरा है, तो ये सारा इफेक्ट क्या किस पे पड़ेगा, अपने टीम पर पड़ेगा। दर्शक भी हैं, कुछ उम्मीद लोग लगाए हुए हैं, जो क्राउड है या भारत की जो जनसंख्या है, वो कुछ न कुछ इंडियन प्लेयर से, क्रिकेट का टीम हो गया, उससे कुछ न कुछ उम्मीद लगाई होती है कि नहीं, आज भारत जो है क्रिकेट मैच जीतेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, उनके लिए भी होती हैं। फिर कोच एक होता है जो आपको ट्रेनिंग दिया है, उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है चीजें ये। फिर समाज के लिए भी है, जैसे किसी आप डिस्ट्रिक्ट के हो तो वहाँ के लोगों का जो आपके प्रति लगाव है या जो इच्छाएं हैं कि हाँ हाँ, ये गया है तो कुछ ना कुछ कर सकता है टाइप से। मतलब कि आप देखते हो ना कि जैसे ही मेडल वगैरह जीत के कहीं से आते हैं, अगर ग्राम में या गांव में जाते हैं तो पूरा
मतलब कि गांव उनका मतलब स्वागत करता है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, सामाजिक है, तो समाज से लेके चलना पड़ता है। उसके बाद स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इन सामाजिक प्रभाव, सोशल इन्फ्लुएंस का अध्ययन भी करता है। मतलब कि समाज में लोगों का कैसा रिएक्शन आपका रहेगा, तो आपकी जो प्रतिक्रिया है वो कैसी रहेगी, ये सारी चीजें उसमें क्या करती है, बताती है। देन डायनेमिक एंड प्रोग्रेसिव नेचर की बात करें तो गतिशील और प्रगतिशील, ठीक है, गतिशील और प्रगतिशील। तो खेलों की तकनीकी प्रशिक्षण और मानसिक तैयारी निरंतर बदलती रहती है। बहुत सारे चेंजेस ऐसे होते रहते हैं, जैसे कि आपको पता है कि खेलों की तकनीकी मतलब कि टेक्निक जो है बहुत सारे चेंज होते हैं। हम जो ट्रेनिंग देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, वो भी चेंज होते रहती है। मतलब कि नए नए इनोवेशन उसमें करते रहते हैं, नए नए ओरिएंटेशन चीजों को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, लागू करते हैं। मानसिक तैयारी निरंतर बदली रहती है। मतलब कि जो हम मेंटल प्रिपरेशन हम कराते हैं बच्चों को या स्पोर्ट्स प्लेयर को, वो भी क्या रहती है, निरंतर बदलती रहती है। जैसे तकनीकी की हम बात करें तो जैसे हम मैट वगैरह भी चेंज हुआ है इंजरी के कारण, है ना। मतलब कबड्डी पहले कहाँ होता था, क्लेप होता था, अभी किस पे हो रहा है, मैट पे होता था। खो खो का भी जस्ट वैसे ही हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे चीजें अप्लाई हो रही हैं स्पोर्ट्स में, कि जिससे क्या होता है कि अ, जो गलत चीजें होने के चांसेस है वो क्या होती हैं, वो अच्छी होते जाती हैं। ठीक है, इसलिए खेल मनोविज्ञान भी लगातार विकसित होता रहने वाला विज्ञान है। देन ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, डायनेमिक और प्रोग्रेसिव क्या है, मतलब कि तो आपको ये बताना पड़ेगा कि व्हाट इज स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। तो ऐसा चार पांच ऑप्शन दे दिया, तो आपको उसको क्या करना है, हैंडल करना है। ठीक है। उसके बाद इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत भिन्नता। हर व्यक्ति की सोच, भावना, प्रेरणा और तनाव झेलने की क्षमता अलग अलग होती है। इसलिए खेल मनोविज्ञान व्यक्ति की जरूरतों के अनुसार अलग अलग तकनीक अपनाता है। मतलब कि इसमें कहने का मतलब है कि हर एक व्यक्ति जो है हर किसी से क्या है, अलग है। उसके सोचने की क्षमता अलग है, उसका जो इमोशन है या इमोशनल स्टेबिलिटी है वो कैसा है, उसका जो मोटिवेशन ग्रहण करने की जो क्षमता है वो कैसी है, स्ट्रेस झेलने की जो क्षमता है वो कैसी है ना। तो ये सारी चीजें उसमें आती है। तो इसको हमको इंडिविजुअल डिफरेंस के हिसाब से चीजों को हम तैयारी करते हैं। किसी को मान लो कि हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो उसको कैपेसिटी कितनी, उसकी फिजिकल कैपेसिटी क्या है, उसकी मेंटल कैपेसिटी क्या है, उसके हिसाब से हम चीजों को हम तैयार करते हैं। मान लो किसी को ट्रेनिंग देना है आपको, तो सबसे पहले तो उसको हम एनालिसिस करेंगे, टेस्ट लेंगे कि हाँ ये किसकी जो कैपेबिलिटी है वो कितनी है, उसकी जो कैपेबिलिटी है वो कैसी है। इन सब सारी चीजों को हम क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं या एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं। उसके बाद हम उन चीजों को हम ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के नेचर में हम बात करेंगे तो, हाँ, ये नेचर ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, इतने सारी चीजें हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि जो संभावनाएं हैं, जो संभावनाएं हैं वो क्या है, खेल मनोविज्ञान की जो संभावनाएं हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। स्कोप ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, ट्रेनिंग एंड कोचिंग में इसका जो है स्कोप है या संभावना है। प्रशिक्षण और कोचिंग में हम बात करेंगे। खेल मनोविज्ञान खिलाड़ियों की मानसिक तैयारी, खेल मनोविज्ञान खिलाड़ियों की मानसिक तैयारी, मेंटल प्रिपरेशन जो हमने पीछे बात की थी, में सहायता करता है। कोच खिलाड़ियों की मोटिवेशन, कंसंट्रेशन, कॉन्फिडेंस, इमोशनल कंट्रोल को बढ़ाने के लिए मनोवैज्ञानिक तकनीकी का प्रयोग करता है। यहाँ बात आ गई कि जो इसकी संभावनाएं हैं, कहाँ कहाँ इसको हम स्पोर्ट्स साइकोलॉजी को अप्लाई कर सकते हैं। तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी को अप्लाई हम इन जगहों पे कर सकते हैं, जैसे कि जब हम मेंटल प्रिपरेशन हम प्लेयर को करवा रहे हैं, तो कोच खिलाड़ी की मोटिवेशन, मतलब कि वो किन चीजों से मोटिवेट होगा उसको हमको देखना है। ठीक है। फिर कंसंट्रेशन, है ना, कंसंट्रेशन क्या है। फिर हम उसको जैसे बोलते हैं ना कि एक पनिशमेंट, मोटिवेशन में क्या है, पनिशमेंट भी देते हैं, रिवॉर्ड भी देते हैं। ठीक है। तो उन सब ऐसा पनिशमेंट कभी कभी पूछता है कि पनिशमेंट इज रिवॉर्ड और नॉट, है ना। तो आपको ये बताना है कि पनिशमेंट भी क्या है, एक तरह का मोटिवेशन है चीजों को लेकर, है ना। तो कभी क्या है, कोई बच्चा परफॉर्मेंस नहीं किया तो उसको एक आध मैच में हम क्या किए, बैठा दिए। ठीक है। तो उसको ये लगा कि अगर मेरा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है तो हमको और मेहनत करनी है। तो इस तरीके से हमको मेहनत करनी है कि हमको टीम में मैं बने रहूं या हमको टीम में बनाया रखा जाए। ठीक है। तो मोटिवेशन वैसे मिलता है। फिर कंसंट्रेशन की हम बात करते हैं कि हमारा जो एकाग्रता है वो कैसा है। एकाग्रता के लिए हम कौन कौन से टेक्निक को यूज करते हैं। ठीक है। कॉन्फिडेंस, हमारा आत्मविश्वास कैसा है, मतलब लोगों से जो बातचीत करने का जो तरीका है या मैच के
पहले या मैच के दौरान वो सारी चीजों को कॉन्फिडेंस लाने के लिए भी हम ट्रेनिंग देते हैं। देन इमोशनल कंट्रोल कैसा है वही बताया कि अगर हम मैच को जीत रहे हैं तो कैसा हमारा इमोशनल कंट्रोल होना चाहिए। ड्यूरिंग द मैच की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द मैच की या ड्यूरिंग द ट्रेनिंग की हम बात कर रहे हैं कि मतलब कि लोगों को देख के वो कर ले रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये सारी चीजों भावनाओं को किया जाता है, डेवलप किया जाता है कि उसका जो इमोशन है, जो इमोशनल बैलेंस है, उसको क्या किया जाए सके ट्रेनिंग से अच्छे तरीके से या स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के थ्रू हम क्या करें उसको मेंटेन करके रखें। उसको बढ़ाने के लिए मनोवैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करते हैं। फिर हम बात करेंगे परफॉर्मेंस इनहेंस होता है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से। अगर हम ट्रेनिंग दे रहे हैं मतलब कि मेंटल कोई हम कर रहे हैं तो परफॉर्मेंस में उसका इनहेंस होना है, प्रदर्शन में सुधार, ठीक है। तो कैसे कैसे पीछे बात किए थे ना कि विजुअलाइजेशन, रिलैक्सेशन टेक्निक, सेल्फ टॉक, गोल सेटिंग, ये सारी जैसी तकनीकों से खिलाड़ी अपने प्रदर्शन को उच्च स्तर पर ले जा सकता है। यह प्रतिस्पर्धा के समय एंजाइटी और प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करता है, ठीक है। तो प्रदर्शन में सुधार करने के लिए विजुअलाइजेशन मतलब कि हम उसको इमेजिनरी टेक्निक एक होता है कि कराने के लिए, जैसे कि हम किसी भी चीज को मान लो कि 100 मीटर स्प्रिंट हमको उसको कराना है तो हम उसको विजुअलाइजेशन करा दिए, एक जगह बैठे बैठे उसको क्या किया हम 100 मीटर रनिंग करा दिए, उससे हम देखते हैं मतलब कि ये एक बहुत ही अच्छा टेक्निक है कि चीजों को आभास करवाना, ठीक है, विजुअलाइजेशन कराना कि नहीं तुम ऐसा कर सकते हो चीजों को, है ना। उसके बाद रिलैक्सेशन ट्रेनिंग भी है। सेल्फ टॉक मतलब कि खुद से बात करना, सेल्फ टॉक मतलब क्या होता है, खुद से बात करना कि ये अपने से चीजों को अपने को मोटिवेट करना, ठीक है, खुद से बात करते हो कि नहीं मैं कर सकता हूँ या इस चीज को करना बहुत ही आसान है, मतलब कि चीजों को पॉजिटिव वे में लेके सोचना या उसको उसके बारे में या कंपटीशन के बारे में सोचते हुए मतलब कि पॉजिटिव है, जो भी हम चीजें करेंगे हम पॉजिटिव वे में इसको करेंगे। गोल सेटिंग हमारा होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमको क्या पाना है, ये सारी चीजें इसमें आती है, ठीक है। उसके बाद इसमें हम कैसे एंजाइटी और प्रेशर को कैसे नियंत्रण करेंगे या नियंत्रित करेंगे, कंट्रोल करेंगे, ये सारी चीजें इसको हम परफॉर्मेंस जो हम करते हैं मतलब कि इसके थ्रू ये सारी जो चीजें आपकी दिख रही है इसके थ्रू हम एंजाइटी और प्रेशर को कैसे नियंत्रित करेंगे या कैसे ये मदद करते हैं। टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रतिभा पहचान, खेल मनोविज्ञान खिलाड़ियों की व्यक्तित्व, प्रेरणा और रुचि के परीक्षण द्वारा यह तय करने में मदद करता है कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल के लिए उपयुक्त है। अब टैलेंट आइडेंटिफिकेशन की जब हम बात करेंगे, तीसरा पॉइंट इसमें आप जो देख रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि हम किसी भी प्लेयर को किसी भी हम चीजों के लिए ट्रेनिंग मतलब कि सबसे पहले हमको उसको एनालिसिस करना है कि वो किस खेल के लिए बना है या वो किस खेल में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। उसके बेस पे हम उसको क्या करेंगे, गेम में सेट करेंगे कि तुम किस गेम को अच्छा खेल सकते हो। ये कौन करेगा, एक कोच एक ट्रेनर करेगा कि उसके टैलेंट को क्या करेगा या उसकी प्रतिभा को कि उसका जो परफॉर्मेंस है उसको कैसे वो एनालिसिस करता है कि वो किस गेम के लिए बना है। अब जैसे लंबा खेल कोई है खिलाड़ी है तो वो कोशिश करेगा कोच कि वो बास्केटबॉल में जाए, नेट बॉल में जाए, वॉलीबॉल में जाए, है ना, हैंडबॉल में जाए, तो इस तरीके से क्या रहता है वो सेट किया जाता है कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल के लिए बना है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, प्रेरणा और आत्मविश्वास में वृद्धि की बात कर रहा है। तो खेल मनोविज्ञान विभिन्न मोटिवेशनल सिद्धांतों जैसे कि इंस्ट्रिक एक्सट्रीन्स मोटिवेशन, जैसे मैं अभी बताया था कि मोटिवेशन में आंतरिक और बाह्य मोटिवेशन का, तो यहाँ मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस की बात हो रही है कि उसको बढ़ाने की का प्रयोग कर खिलाड़ी में आत्मविश्वास जगाते हैं, ठीक है। आगे हम बात करेंगे मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस की डिटेल्स में। नेक्स्ट है उसी में रिहैबिलिटेशन आफ्टर इंजरी, मतलब कि अगर कोई खिलाड़ी है, कोई अगर खिलाड़ी है चोट लगने के बाद मतलब कि कोई भी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने गया है, अगर कोई इंजरी हो गया है तो उसको हम कैसे हम चोट के बाद कैसे पुनर्वास करेंगे, मतलब उसको कैसे हम ट्रीट करेंगे, कैसे ट्रीटमेंट उसको हम देंगे, उन सब सारी चीजों के बारे में हम देखते हैं। तो जब खिलाड़ी चोट के कारण खेल से दूर रहता है, आप देखते हो कि बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल मैचेस में, जैसे क्रिकेट में ही ले लो, फुटबॉल में ही होगा, तो इस मैच में इनको बिठाया गया है, तो बिठाने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं उसको कुछ ना कुछ इंजरी है। जैसे कि हम लोग टूर्नामेंट खेलते हैं, चोट लग गया तो छह
एक हफ्ते 10 दिन बाद हम फिर से क्या करते हैं चीजों का। लेकिन जो इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी होते हैं उनको बहुत ही चीजों को मतलब देखना पड़ता है कि हमको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, मतलब कि प्रोडक्शन जिसको बोलते हैं, ठीक है, कि मैं अगर अभी चोट लगा है, अगर इसको मैं नहीं किया तो ये अगर बढ़ सकता है, तो क्योंकि इंटरनेशनल लेवल के जो प्लेयर होते हैं इन सब सारी चीजों को बहुत ही देखते हैं, इंजुरी को। हल्का सा भी एंकल ट्विस्ट हुआ, वैसा लगा कि नहीं थोड़ा सा दर्द आया है करके, भले ही वो सीवियर इंजरी ना हो, लेकिन अगर थोड़ी बहुत भी इंजरी अगर हुई है तो उसको कहीं ना कहीं वो उसको मैच को टॉलरेट करते हैं या इग्नोर करते हैं कि नहीं इस मैच में हमको नहीं खेलना, या उसका जो फिजियोथेरेपिस्ट होता है या जो उसका मेडिकल का जो स्टाफ होता है वो कहीं ना कहीं उसको उन सब चीजों को मना करते हैं कि नहीं अभी आपको रेस्ट करना है, इसीलिए आपको बैठाया गया है, आपको मैच में पार्टिसिपेट नहीं करना है। और जो ये रिहैबिलिटेशन होता है ये बहुत लंबे समय तक भी उनका चलता है ना। 5-5 महीने 6-6 महीना तक कंटिन्यू, मतलब कि उसको रेस्ट देना है। ऐसा नहीं कि चोट लग गया और 1 महीने हम दवा किए ठीक ठाक अभी हो गए हैं तो नहीं चलो फिर से पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनका ये रहता है कि अगर फिर से हमने पार्टिसिपेट किया, अगर फिर से जरा सा भी उस बॉडी पार्ट पे जहां इंजरी हुई है अगर जरा सा भी हुआ तो वो क्या होगा, वो फिर बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो खेल मनोविज्ञान मानसिक रूप से उससे फिर से सकारात्मक और प्रेरित बनाता है, मतलब कि अगर हम रेपिटेशन कर रहे हैं इंजरी का तो कहीं ना कहीं उसको हमको ये होता है कि हम को चोट लगी और हमने क्या किया कि 2 मैच 3 मैच हम बैठ के क्या किए, रिहैबिलिटेशन किए, उसको हम इंजरी को हम ट्रीटमेंट दिए, तो कहीं ना कहीं उसमें सकारात्मक प्रभाव आता ही आता है कि अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन अगर आप इंजरी होने के तुरंत बार, जैसे देखते हो कभी कभी चोट लगने के बाद भी लोग बोलते हैं कि नहीं मैं खेलूंगा ऐसा करके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात हम यहाँ पर नहीं करते हैं, मतलब कि आपको केवल क्या है कि इंजरी हुआ है तो छोटी छोटी चीजों को भी आपको क्या करना है, अवॉइड करना है ना। तो उसको आपको ट्रीटमेंट लेना है जब तक कि डॉक्टर से आप परामर्श एडवाइस न ले लो तब तक आपको फिर से स्पोर्ट्स में एंट्री नहीं करनी है, ठीक है। जो वो ट्रीटमेंट बता रहा है, जो एक्सरसाइज बता रहा है, उसको आपको कंटिन्यू करते रहना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टीम चूजन, टीम एकता और समन्वय। ये बहुत ही बड़ा फैक्टर है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में कि टीम में कोऑर्डिनेशन बनाना, समन्वय बनाना, कि देखो लिखा है ना, टीम खेलों में खिलाड़ी के बीच तालमेल और सहयोग बनाए रखने में मदद करता है। यह ग्रुप डायनेमिक और टीम कम्युनिकेशन को सुधारता है। मतलब कि टीम चूजन जो होता है कि जो एक कोच होता है, जो ट्रेनर होता है, एक वो टीम को कैसे चूज करता है, उनकी जो बीच की जो कोऑर्डिनेशन है वो कैसे उसको मेंटेन करता है, उनका के बीच का जो कम्युनिकेशन है वो कैसा होना चाहिए, उन सब सारी चीजों को वो एक पैचअप करा के क्या करता है, टीम को अपने उतारता है या पार्टिसिपेट करने के लिए टूर्नामेंट में वो रेडी करता है। तो इन सब सारी चीजों को हम बहुत ही महत्व देते हैं कि टीम चूजन हमारा टीम कैसा होना चाहिए। टीम चूजन में हमारा जो है एक रिसर्च में क्वेश्चनायर वगैरह भी रहता है कि हम टीम का जो सिलेक्शन जो करेंगे उसको हम कैसे करेंगे, तो ये सारी चीजें उसमें आती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है स्पेक्टेटर बिहेवियर, दर्शक व्यवहार का अध्ययन, मतलब कि दर्शक व्यवहार। खेल मनोविज्ञान दर्शकों की प्रतिक्रिया, उत्साह और दबाव के प्रभाव का अध्ययन करता है। यह समझता है कि दर्शक खेल को कैसे प्रभावित करते हैं। मतलब यहाँ ये बता रहा है कि जो दर्शक का होता है, जो स्पेक्टेटर बिहेवियर होता है कि कैसा होता है, मतलब कि आप देखते हो कहीं टूर्नामेंट में जगह से नॉर्मल, हम अभी इंटरनेशनल की बात हम नहीं कर रहे हैं, अभी नेशनल या कोई इंटर कॉलेज हम टूर्नामेंट खेलने जाते हैं तो उसमें देखते हो ना कि जो होम टीम रहता है वहाँ के बच्चे ज्यादा हो जाते हैं, तो एक प्रेशर बनता है, दबाव बनता है टीम के ऊपर कि मतलब अगर आप वो क्राउड शोर मचा रहा है अगर, तो वो कैसा रिएक्शन पड़ता है अपोनेंट पे, ठीक है। तो इसका बहुत ही इफेक्ट पड़ता है कि जो दर्शक का जो बिहेवियर है वो कहीं न कहीं मैच में जो खेल रहे जो प्लेयर हैं उन पे इफेक्ट डालता है, प्रभावित करता है, ठीक है। देन स्पोर्ट्स काउंसलिंग, खेल परामर्श, खेल मनोविज्ञान खिलाड़ियों को मानसिक तनाव, असफलता के डर और भावनात्मक
समस्या से निपटने में सहायता करता है। मतलब कि जो बोलते हैं ना कि साइकोलॉजी एंड काउंसलिंग करके, तो काउंसलिंग, बच्चों का जो काउंसलिंग है उसको करना बहुत ही जरूरी है। अगर परफॉर्मेंस बिगड़ रहा है तो आपको काउंसलिंग करवाना है। ठीक है। काउंसलर भी देखो होते हैं, जो इंडियन टीम वगैरह में होते हैं उसके काउंसलर भी होते हैं। नॉर्मल यहाँ जो यूनिवर्सिटी वगैरह प्लेयर होते हैं ना, नेशनल लेवल के प्लेयर होते हैं, उनके भी काउंसलिंग की जाती है। ठीक है। जो अच्छे जगह से मतलब कि ट्रेनिंग ले रहे हैं या नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनको क्या होता है कि काउंसलर की जरूरत पड़ती है चीजों को, कि इनका जो अगर परफॉर्मेंस खराब हो रहा है तो किस वजह से खराब हो रहा है। ठीक है। अगर मेंटल प्रेशर है या फियर है किसी चीज का, गेम का, इमोशंस, भावनात्मक समस्या, कोई भी इमोशनल प्रॉब्लम है, तो स्पोर्ट्स काउंसलिंग जो होता है, जो काउंसलर होता है स्पोर्ट्स का, वो इन सब सारी चीजों को क्या करता है, सही करने की कोशिश करता है। फिर सिलेक्शन ऑफ प्लेयर, खिलाड़ियों का चयन। खेल मनोविज्ञान खिलाड़ियों के मेंटल फिटनेस और साइकोलॉजिकल रेडीनेस का मूल्यांकन करने में मदद करता है। ठीक है। मेंटल फिटनेस भी है कि मतलब कि मेंटली एक आदमी कितना फिट, बोलते हैं ना कि ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द फिजिकल एजुकेशन, मतलब कि इसमें हम मानसिक विकास की बात करते हैं, शारीरिक भी करते हैं, आध्यात्मिक भी करते हैं और सामाजिक भी करते हैं। तो मनोविज्ञान खिलाड़ियों के मेंटल फिटनेस की, मानसिक जो इनका क्षमता है, और साइकोलॉजिकल रेडीनेस, मनोवैज्ञानिक रेडीनेस का मूल्यांकन करने में मदद करता है कि ये इस गेम के लिए पूरी तरह से रेडी है या नहीं है, मेंटली फिट है या नहीं है। तो इन सब सारी चीजों का क्या करता है, ये मूल्यांकन करके इसका अध्ययन करता है और इसमें मदद करता है, जिससे चयन प्रक्रिया वैज्ञानिक बनती है। ठीक है। देन यूथ एंड स्कूल स्पोर्ट्स में क्या बोलते हैं कि विद्यालय और युवा खेलों में बच्चों और किशोरों में खेल भावना, आत्मनियंत्रण, अनुशासन और सहयोग की भावना विकसित करने में खेल मनोविज्ञान की भूमिका बहुत बड़ी है। उसके बाद निष्कर्ष में हम बात करेंगे तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हैज ए वाइड स्कोप फ्रॉम इम्प्रूविंग इंडिविजुअल परफॉर्मेंस एंड मोटिवेशन टू डेवलपिंग टीम स्पिरिट, हैंडलिंग प्रेशर, इंजुरी रिकवरी एंड इंश्योरिंग टोटल मेंटल वेलबीइंग ऑफ एथलेटिक। कि इसमें देखो कंक्लूजन में स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के बारे में बहुत ही बोला कि वाइड स्कोप है, मतलब कि बहुत ही बड़ा एरिया है इसका। उसमें क्या क्या चीजें आ जाती है, मतलब कि इंडिविजुअल के परफॉर्मेंस को क्या करता है, वो रेस करता है, मोटिवेट करता है, डेवलपिंग टीम, मतलब कि टीम स्पोर्ट्समैन, टीम स्पिरिट जो होता है, टीम स्पिरिट होता है, एक लोग एक दूसरे को साथ लेके चलने में क्या करता है, वो मोटिवेट करता है, प्रेशर को हैंडल करने में मदद करता है, इंजरी रिकवरी में भी मदद करता है, इंश्योरिंग टोटल मेंटल, मतलब कि सारे मानसिक जो वेल बीइंग होते हैं एथलीट के, उसमें क्या करता है, वो हेल्प करता है। ठीक है। उसके बाद सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट साइकोलॉजी की हम बात करेंगे, तो या स्पोर्ट्स साइकोलॉजी या साइकोलॉजी बोल लो, क्योंकि इसमें दोनों इंक्लूडेड है। तो रुडोल्फ गोस्केल ने थे जो सर्वप्रथम साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति की थी। कौन किया था? साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति इन्होंने की थी, ये याद करना। फादर ऑफ की हम बात करेंगे तो अलग है ना। देखो साइकोलॉजी का जनक जो है विलियम वुंस है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम साइकोलॉजी के जो शब्द जो यूज किए थे उन्होंने रुडोल्फ अगर इनकी शब्द यूज की बात आएगी तो इनको डालोगे, अगर फादर की बात आएगी तो विलियम वुंस को डालोगे। पिछले स्लाइड में हमने जब स्टार्ट करते बता चुके थे। ये एक आपको रिकॉल करने के लिए है कि एक पेज में ये सारी चीजें आपको मिल जा रही हैं। ठीक है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के जनक को हम बताया था कि कॉलमैन ग्रिफ्थ को बोला जाता है। ठीक है। शैक्षिक मनोविज्ञान जो एजुकेशनल साइकोलॉजी जो होता है उसके जनक E.L. थॉर्नडाइक को हम कहते हैं। फिर अप्लाइड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का आविष्कार ब्रूस ओग्लीवीव ने किया था। इसको याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है कि अप्लाइड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की बात कर रहा है। ठीक है। उसके बाद आधुनिक साइकोलॉजी का जो जनक है सिगमंड फ्रायड बोलते हैं। देखो मॉडर्न साइकोलॉजी, और इनको क्या बोलता है कि साइको एनालिसिस का भी जनक माना जाता है, और आधुनिक साइकोलॉजी के भी जनक इनको कहते हैं। साइकोलॉजी की उत्पत्ति फिलॉसफी से हुई है। पिछले में बोले थे कि दर्शन शास्त्र की बात हम किए थे कि पहले स्लाइड में पहला ही जो लाइन था उसमें था कि फिलॉसफी से हुई है। विज्ञान का प्रारंभ निरीक्षण के दौरान होता है, इसको थोड़ा सा आप निगलेक्ट करिएगा। ठीक है। उसके बाद विलियम वुंस ने सर्वप्रथम साइकोलॉजी की लेबोरेटरी की स्थापना लिपिस में 1879 में किया था। इसको याद रखिए कि जो फर्स्ट जो साइकोलॉजी की लेबोरेटरी थी वो 1879 में किया गया था। फिर
मनोविज्ञान की कुल 20 शाखाएं होती हैं, लगभग 20 शाखाएं इनकी होती हैं। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि कितनी शाखाएं होती तो आप 20 अगर दिया है तो आप उसको टिक कर सकते हो, या रेफरेंस के साथ किसी एक बुक में दिया गया है। ठीक है। सर्वप्रथम स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की लेबोरेटरी की स्थापना, पीछे क्या था, साइकोलॉजी की लेबोरेटरी, यहाँ क्या आ गया, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की लेबोरेटरी की स्थापना डॉक्टर कार्ल डैम ने 1920 में बर्लिन में किया था, इसको याद रखिएगा। दूसरी बार स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की जो लेबोरेटरी थी की स्थापना दो वैज्ञानिकों ने अलग अलग जगह पे किया था। तो लेनिन गार्ड ग्राड ग्राद द रहेगा ना, लेनिन ग्राद, लेनिन ग्राद, ठीक है, इस तरीके से लिखा जाएगा हिंदी में, अगर होगा तो मारिएगा। लेनिनग्राद में भौतिक संघ के संस्था में ए जे पुनी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? ए जे पुनी के द्वारा। फिर इलिनॉइस विश्वविद्यालय में कॉलमैन ग्रिफ्ट के द्वारा दूसरा किया गया था। ठीक है, मतलब कि दो, एक हो गया ये और दूसरा, दो ये हो गया, मतलब सब मिला के पूरे तीन हो गए। साइकोलॉजी की प्रथम पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक विलियम जेम्स थे। प्रथम पुस्तक की अगर बात करेंगे तो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, लेखक कौन थे? विलियम जेम्स। फिर एजुकेशनल साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक ई एल थॉर्नडाइक, जिसको हम एजुकेशन साइकोलॉजी के हम वो बोलते हैं फादर भी। फिर स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एक्सप्लोर ओवर बिहेवियर इन एथलेटिक्स के लेखक जिंजर जी हैं। ठीक है, इसको आप आज की क्लास देख रहेगी। अगर कोई आपको डाउट होगा तो आप हमसे बात करिएगा या ग्रुप में मैसेज करिएगा, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा।